हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं बेटे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको एक बात बता देता हूं। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, शुरुआत करंट से करने वाले हैं। अब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, अब हम चार्जेस को मोशन में पढ़ने वाले हैं। उसी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। करंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मतलब है करंट का? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो यहां पर अगर हम देखते हैं दो तरीके का करंट आएगा। पहला एवरेज करंट और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट। मैं आपको कोई डेरिवेशन नहीं कराने वाला, मैं बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कोई छोटा चैप्टर नहीं है, और इसको प्रैक्टिस की भी बहुत नीड है, और इसको 2 सेशन में निपटाना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। मगर हम कोशिश पूरी करेंगे कि वो निपट जाए हमारा 2 सेशन में। तो पहले मैं आपसे बोलूंगा कि यार हमसे वो क्या करंट पूछेगा, इंटरवल में पूछ लेगा, जिसको हम एवरेज करंट बोलते हैं। तो आई एवरेज मेरा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, राइट। और दूसरा वो मुझसे पूछेगा करंट एट एनी इंस्टेंट, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट कितना है, तो दैट इज डी क्यू बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन 11th के काइनेमैटिक्स में भी आता है, और ये क्वेश्चन यहां 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। वो ये पूछ लेगा कि करंट अपना डायरेक्शन कब बदलती है। क्या पूछ लेगा वो? करंट अपना डायरेक्शन कब बदलती है। तो जब करंट 0 हो जाएगा तो उस समय पे करंट अपना डायरेक्शन बदलती है। काइनेमेटिक्स में ये होता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उस समय वो अपना डायरेक्शन बदलती। ऐसा ही होता ना, देखो जब हम कोई बॉल को ऊपर भी फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुकता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो अपना डायरेक्शन बदलती है। उसी तरीके से पहला ही सवाल जो कि आपका नीट और जेई का पीवाईक्यू है, जिसमें वो ये पूछता है कि सर मुझे चार्ज तो दे रखा है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू टी। क्या दे रखा है? टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टू टी। वो कह रहा फाइंड टाइम व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मुझे समय बताइए जब करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। एक मैं करा दे रहा हूं और फिर एक आप लोगों से पूछ ले रहा हूं, ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है यार। करंट होता है मेरा डी क्यू बाई डी टी, हाँ कि ना? और मैंने कहा था करंट अपनी डायरेक्शन तब बदलेगा जब ये करंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये डी क्यू बाई डी टी को मैं 0 कर दूं, और आई कैन से डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 शुड बी 0। अब ये एक प्रोडक्ट रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले एक बाहर आ जाता है और टी की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ कि ना? क्या है? अच्छा टी स्क्वायर, ओके सॉरी, ठीक है मेरी गलती हो गई। टी स्क्वायर माइनस टू टी है यहां पर, है ना? ये है। तो पहले हमारा टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ऊपर पावर है जिसने एक्स की जगह ले रखी है, तो उस पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता। या यू कह दीजिए कि उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद प्लस होता है मेरे हिसाब से, फिर ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू टी आगे आ जाएगा, और इस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विच इज टू टी, हाँ कि ना? क्या ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ रहा है? इस डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। सो नाउ आई कैन से दैट, अच्छा इसको मुझे 0 के बराबर करना पड़ेगा। नाउ आई कैन से दैट ई की पावर माइनस टू टी इंटू टू टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू टू टी ई की पावर माइनस टू टी। क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई? ये वाला पार्ट उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा 0 वाले के हिसाब से। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक टी से एक टी कट जाएगा, ई की पावर माइनस टू से ई की पावर माइनस टू टी कट जाएगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा टी बराबर 1 सेकेंड, हाँ कि ना? इसका मतलब 1 सेकेंड पर करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है। क्या मेरी बात समझ में आया? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से ये चीज अगर आपसे पूछ लेगा तो आप जवाब दे देंगे आसानी से कि व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्लियर है भैया?
मैं अगला सवाल पूछ लूं आप लोगों से। सो आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ये वाला और ये। ओहो, मेरा सवाल है आप लोगों से कि करंट जब t की पावर 3 e की पावर -4t है या t की पावर a की पावर -bt है, तो दोनों केस में करंट का डायरेक्शन बदलेगा अपना। चलिए, आप लोगों से सवाल है, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करिए, मुझे बताइए। हो गया। यहां पर आप लोगों ने कर दिया कि टाइम इज इक्वल्स टू 3/4, है ना, वो ए और बी है। तो यहां पर आपने क्या बोला, टाइम इज इक्वल्स टू a/b, है ना। अब आप कहेंगे सर पूरा तो सॉल्व करवा के दिखा देते, वो तो आपकी मर्जी है, कर सकते हो, मगर हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं आप। टी की पावर ए, ई की पावर बी, है ना। तो तब करंट अपना डायरेक्शन बदल लेगा व्हेन टाइम इज a/b। ध्यान से देखिएगा, 3/4 a/b, नहीं ए और बी है, 2/2, हाँ कि ना। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है, टी की पावर समथिंग इंटू ई की पावर समथिंग, तब करंट कब डायरेक्शन बदलेगा, तो आपको वहां पर सीधा सीधा पहला पावर डिवाइडेड बाय दूसरा पावर कर देना। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक इसलिए यूज करने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम ये सब चीजें पूरा डिराइव करें और ये सब चीज करें, तो इसीलिए। तो फिर गलत हो जाएगा ना मामला। मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल कैसे पूछ रहा है, मैं तो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं कि पिछले काफी सालों से सवाल कैसे पैटर्न में आ रहा है, और सवाल पूछेगा ही ऐसा। नेगेटिव रेशियो कभी पूछेगा नहीं ना, टाइम तो कभी नेगेटिव में आ ही नहीं सकता है। देखिए, दो चीजें हो सकती है, एक तो ये टाइप 1 क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि सर यहां पर तो रेशियो नेगेटिव है, मतलब पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव आया था। दो ही चीजें हो सकती है ना, टाइम तो कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो टाइम हमेशा जीरो से शुरुआत करेगा, और डायरेक्शन तभी बदलेगा जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि जिसमें लिमिट दिया ही नहीं हो आप, माने यहां तो आपने टाइम निकाल दिया सीधा, आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर आई को जीरो डाल दिया तो टाइम निकल गया आपका। हाँ पूछो। क्यू इक्वल्स टी और ई दोनों का फंक्शन, हाँ, ई की पावर को छा रही है तो हम उसको नीचे डिवाइड कर रहे हैं, हाँ, अगर ई नहीं हुआ तो ई की पावर हम जीरो लिखेंगे, फिर नीचे अगर जीरो लिखेंगे तो डिवाइड आ जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही चीज तो कह रहा हूं कि एक पेपर वाला बंदा भी पैटर्न देख के क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वो हर किसी पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो फंक्शन टी और ई की पावर समथिंग की नेगेटिव पावर का है, तभी जाके ये पैटर्न भी निकाला और तभी जाके हमने ये फॉर्मूला भी निकाला। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, मैं तो ये कह रहा हूं कि कभी अगर बाई चांस आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां पर टी की पावर समथिंग इंटू ई की पावर नेगेटिव में समथिंग है, तो वहां पर आपको टाइम को a/b लिख देना है, व्हेन करंट
दैट इज दैट टाइम व्हेन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। आई होप दिस इज क्लियर। वो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एवरेज करंट के बारे में? करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? तो एवरेज करंट विल बी आई डी टी बाई डी टी। भाई चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्या होता है? आई डी टी होता है। सो आई डी टी चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, यही तो है करंट मेरा। सही है। तो सर आई मेरा 4 - 2t है। समझ रहे हैं आप लोग? आई क्या है मेरा? 4 - 2t। अगर ये तो देखिए, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर कभी वो मुझसे ग्राफ के थ्रू पूछ लेगा तो ग्राफ के थ्रू भी मैं बता सकता हूं भाई, आई टी का एरिया, आई टी वाले कर्व का एरिया अपॉन डी टी। हाँ कि ना? ये भी हो सकता है एवरेज करंट। तो मुझसे सवाल पूछा गया दैट आई इज 4 - 2t। आई इज 4 - 2t। कैलकुलेट एवरेज करंट। यदि आई मेरा 4 - 2t है तो एवरेज करंट बताइए कैसे निकालेंगे? जरा ट्राई तो करके देख, फिर मैं बताता हूं आपको। वही तो नहीं पता है। वही तो नहीं पता है कि लिमिट क्या डालना है। करिए, ट्राई करिए। क्या हम करवा दें आपको? हाँ जी। देखिए, एवरेज करंट पूछा है। क्या है भाई? एवरेज करंट क्या होगा? आई डी टी, T1 से T2 पाई डी टी। है ना? T1 से T2। मैंने क्या बोला कि समय तो नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ कि ना? समय तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है? पहले तो एवरेज करंट कब तक निकालना है? T = 0 से लेकर व्हेन इट इज बिकमिंग जीरो। है ना?
राइट और रॉन्ग? भाई टी जीरो डाल दीजिए, तब से हमारी शुरुआत हो जाएगी। कब तक? जब तक मेरा करंट जीरो नहीं हो जा रहा है, तभी तक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, शुरुआत हो गई जीरो टाइम पे, और तब तक हम चलेंगे जब तक मेरा करंट जीरो नहीं हो जा रहा है। तो करंट जीरो होने के लिए 4 - को जीरो करना पड़ेगा। तो 4 मेरा 2t बन जाएगा, तो t मेरा 2 सेकंड बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तब t मेरा क्या बन जाएगा? 2 सेकंड बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरी जो लिमिट बनती है वो 0 से 2 बन जाती है, और यहां मेरा 4 - 2t इंटू डी टी बन जाता है, और डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन बन जाता है 0 से 2। सही है। सॉल्व करता हूं तो 4 × dt क्या बनता है? 4t बनता है। 4 × dt क्या बनता है? 4t। और लिमिट आती है भैया 0 से 2 तक, -2, और टी डी टी इज t²/2, 0 से 2 तक, डिवाइडेड बाय सिर्फ t आएगा 0 से 2 तक। यहां पर डालूंगा तो 4 × 2 आ गया, माइनस बेटे 2 से 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 4 दूने 8। क्या चीज गड़बड़ करी क्या? करो मैंने पक्का? मतलब 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, राइट? वही कर, नेगेटिव कैसे आ गई? सो 8 - 4 इज लाइक 4/2। तो यहां पर आ गया आपका 2 एम्पेयर। तो यहां पर आ गया आपका 2 एम्पेयर। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? क्या इस वाला क्वेश्चन में कभी भी अगर इंटरवल नहीं भी दिया होगा तो हम कर लेंगे? कब करेंगे? आई को 0 डाल देंगे, वहां से मेरा टाइम आ जाएगा, तो 0 से लेकर उस समय तक जब तक मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक मैं बात करूंगा यहां पर। आई होप दिस इज क्लियर। पक्की बात है? चल सकते हैं आगे? बढ़िया। तो एक सवाल मैंने पूछा है कि चार्ज मेरा AT - BT² है, आपको एवरेज करंट बताना है। चार्ज मेरा AT - BT² है, आपको एवरेज करंट बताना है बेटे। हाँ, A - 2B। अच्छा, देख लेते हैं। अब यहां पर आपने बोला सर पहले हम करंट निकालेंगे, विच इज dQ/dt, है ना, विच इज A - 2B, है ना? आप लोगों ने यही सोचा। फिर आपने कहा सर हम लोग करंट को 0 डाल देंगे, तो A - 2BT मेरा 0 हो जाएगा, तो 2BT जो है मेरा वो A हो जाएगा, तो T मेरा A/2B हो जाएगा, है ना? यही तो सोचा है। अब आप कह रहे हैं एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ A - 2BT इंटू डी टी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय डी टी। और आप कह रहे हैं 0 से A/2B आ गया। सही है। यहां पर आप करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दिस इज AT 0 से 2/B, ठीक है ना? फिर आपने बोला चलो सर और करते हैं, माइनस माइनस 2B T²/2, 0 से 2/B, डिवाइडेड बाय T, 0 से 2/B। यही तो बोल, 0 से A/2B। मैं सारी सारी लिमिट गलत क्यों ले रहा हूं? A/2B, 0 से A/2B, 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 A/2B। समझ में आया? अब ये बड़ा लंबा मामला बन जा रहा है।
ऐसे कंडीशन में हमें ये नहीं यूज करना। हम तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, और वहां पर हमसे जो चीजें आसानी से बन जाए फटाफट हम उस स्टेप्स को कर लेंगे। एवरेज करंट ही तो पूछ रहा है, तो मैंने कहा था एवरेज करंट बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी होता है। फटाफट आप क्या कर लेंगे, एक बारी क्यू इनिशियल निकाल लेंगे। क्यू इनिशियल कब निकलेगा, जब समय को जीरो डालेंगे। समय जीरो डाला तो आपका क्यू इनिशियल क्या आ गया, मेरा जीरो आ गया। सही बात है सर, बिल्कुल ठीक बात। अभी हम क्यू फाइनल निकाल ले फटाफट। अभी क्यू फाइनल कब होगा, जब मेरा टाइम ए बाई टू बी डल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटू ए बाई टू बी माइनस माइनस बी इंटू ए बाई टू बी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस ए स्क्वायर बाय फोर बी। सही बोल रहा हूं भैया? ए स्क्वायर बाई टू बी माइनस बी से बी कट जाएगा तो ए स्क्वायर बाई फोर बी हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई टू बी। चार से, सॉरी हाँ, दो से एक कट गया तो ए स्क्वायर बाई टू बी आ गया। सही है, ये तो मेरा क्यू फाइनल है। तो आई एवरेज के लिए सीधा सीधा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डाल दो। नीचे फोर बी होगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, सो ये आपका फोर बी हो गए। सो दिस इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाई टी, यानी कि ए स्क्वायर बाय फोर बी माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी ओवर टी। तो ये आ जाएगा मेरा, सॉरी माइनस जीरो हो गया ना, क्यू इनिशियल तो जीरो है ना, बाय टी। तो ये आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर बाय फोर बी इंटू टी। सही बोल रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? हाँ कि ना? तो ये मेरा आई एवरेज आ गया। लेकिन 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 ठीक है, तो यहां पर भी पुट करना पड़ेगा ना मुझे। क्या पुट करना पड़ेगा? ए बाय टू बी। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर बाय फोर बी इंटू ए बाय टू बी। ये कट जाएगा टू, तो ये बना ए बाय टू। बात समझ में आ गई? अब इसको आप उधर से करेंगे तब भी बात वही निकलेगी। आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से कुछ अलग निकलेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जब तक हमारा सही है। ट्राई करके देख ले एक बार उस वाले मेथड से भी, वैसा ही आ रहा है, ए बाई टू ही आ रहा है। तो उस भाई ने ट्राई करके देख लिया, हमें करने की जरूरत भी नहीं। तो आप देखिए आसान मेथड कौन सा था, ये कि ये फिर इस कंडीशन में सीधा ही आपने बस फाइनल क्यू फाइनल डाला, क्यू इनिशियल जीरो डाला, माइनस किया, आपके पास आई एवरेज आ गया। तो हर एक चीज को सोच समझना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही ज्यादा ये हमें अच्छा लगेगा, उतना ही ज्यादा इस चैप्टर में हमें मजे आएंगे। अदरवाइज ये चैप्टर हमारी जान ले लेगा, मैं सच बता रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। शैल आई मूव अहेड? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? पक्का? बहुत बढ़िया। तो भाई टाइप टू हो गया। अच्छा, अगर मुझे कभी उसने ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, और ऐसा ग्राफ दे दिया, सेमी सर्कल है, और इसके अंदर वो मुझसे चार्ज फ्लोन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चार्ज फ्लोन पूछ रहा है। अब ऐसे में मैं कैसे जवाब निकालूंगा? ठीक है ना? तो अभी तो मैंने बोला आपको आई डी टी कर्व का एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो बोला ना हमने अभी। सर अगर आपको चार्ज चाहिए ऐसे कंडीशन में तो आप आई डी टी का एरिया डिवाइडेड बाय डी टी, यही तो बोला हमने। तो इस कंडीशन में देखिए, एरिया ऑफ आईटी कर्व डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में अगर आप एरिया ले रहे हैं तो एरिया को क्या लिखेंगे भाई? पाई आर स्क्वायर बाई टू होता है इसका एरिया। मगर इस कंडीशन में पाई आर स्क्वायर की जगह आर एक्स इंटू आर वाई लेना पड़ेगा, बाई टू इंटू अब टी लेना पड़ेगा। बात समझ में आए? क्या चीज? हाँ हाँ, एवरेज करंट ही तो है, चार्ज फ्लो नहीं, एवरेज करंट ही तो निकालेंगे। ये हमारा एवरेज करंट ही है। फिर तो हम चार्ज को सीधा इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी डाल देंगे ना, मतलब एवरेज करंट के बराबर। अब बात ये आ रही है कि पाई, अच्छा आर एक्स कितना है बेटे? आर एक्स कितना है? टी नॉट। सही बोल रहा हूं। आर वाई कितना है? आई नॉट।
सही बोल रहा हूं? और आप कहां से कहां देख रहे हैं? 2 into। अच्छा, टाइम लिमिट में क्या डालेंगे? सिर्फ T0 की 2T0? पूरे एरिया में पूछ रहे हैं तो 2T0 डालेंगे। सो ये 2T0 हो गया। सो इससे ये कट जाएगा, ये मिला मुझे I0 × π/4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये मेरा क्या निकल गया? आई एवरेज निकल गया। अब आपको दूसरा पूछा, चार्ज फ्लोन पूछ रहा है। तो चार्ज के लिए तो आपको सीधा मतलब करने की जरूरत ही नहीं थी ना, पहले आप सीधा एरिया निकाल लेते, फिर बाद में आप एवरेज करंट निकाल सकते थे। तो अगर चार्ज की बात पूछेगा तो सिर्फ एरिया हो जाएगा, और एरिया का मतलब है ये सिर्फ, टाइम हटा दो बस, तो क्या आ जाएगा? πT0 I0/2। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चार्ज है, इसको टी से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आपका करंट आ जाएगा एवरेज। तो कभी अगर ऐसा ग्राफ पूछेगा तो भी आप आंसर दे देंगे। याद रखना, सेमी सर्कल में आपको दोनों रेडियस लेना पड़ेगा, RX वाला भी RY वाला भी, तभी आपका आंसर निकलेगा। अदरवाइज आप πr² कर देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला, क्योंकि एक तरफ अलग कंपोनेंट है, दूसरी तरफ अलग कंपोनेंट है। बात समझ में आए? हाँ, वो तो आपकी मर्जी है ना बेटे, लेकिन जब पहले ही मुझे पता चल गया कि चार्ज इज एरिया, एरिया निकाल के चार्ज निकाला, फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। सेम ही तो चीज है। आप ये I0 π/4 है। आई एवरेज क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, है ना? यही होता है ना। तो अब ये जो आई एवरेज आपने निकालना है, इसको बस टाइम से डिवाइड, वो मल्टीप्लाई कर दो। आई इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वो चार्ज आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई कर, I0 π/4 है, इसको 2T0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I0 T0 I0 π/2 ही तो आ जाएगा, है ना? सेम तो चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो करंट के टॉपिक को तो मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूं, राइट? करंट का टॉपिक हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कभी इस वाले टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं है अब इसके बाद? मूविंग अहेड टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सही है यार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटे? मैंने कहा था कि यार देखो, एक कंडक्टर है, थोड़ा सा इसकी कहानी समझते हैं। फ्रीली, मतलब एक नॉर्मल कंडक्टर रखा हुआ है फिलहाल, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चल रहा होता है। कुछ ऐसा समझने की कोशिश करिए कि एक क्लास में क्लास टीचर है, और उनको प्रिंसिपल ने बुलाया, और क्लास टीचर ने हमें बोला कि बेटे मैं नीचे जा रही हूं, तुम लोग क्लास में प्लीज शोर मत करना। आप समझ सकते हो उस समय पे क्लास का क्या ही माहौल होता होगा। भाई हमारी क्लास में तो ऐसा ही होगा कि 2 बंदे हम बाहर खड़े कर देंगे गेट के, कहेंगे भाई अब हम देख लेते हैं। तो उस समय पे क्या चल रहा होता है? कोई जो है पीछे से दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा होता है, कोई पंखे से पुशअप्स पुलअप्स कर रहा होता है ना? कोई जो है बोर्ड पे मुर्गियां बना रहा होता है, ऐसे होता ना? कोई टेबल के ऊपर चढ़ के नाच रहा होता है, ऐसा होता है ना भाई? बहुत छोटे छोटे तब ऐसा होता था, बड़े जब बड़ा होता है तब ऐसा नहीं करता है, तब अलग होता है। तब तो कह रहा है देर आपका है, पीछे से भाई बगैर देखे, है ठीक है। कोई पेन पेन फाइट खेल रहा होता है। ये तो भाई, ये तो भाई मेरा पेटेंटेड गेम है। तो अब ये कब तक है? जब तक प्रिंस, जब तक वो क्लास टीचर नहीं है क्लास में। अब जैसे ही क्लास टीचर क्लास में आने वाली होती है, तो जो बाहर 2 बच्चे हमने खड़े कर रखे होते हैं, उनका पहले से ही हमें इंडिकेशन आ जाता है, भाइयों और बहनों सावधान। और जैसे ही उनका सावधान आता है, क्लास टीचर जैसी क्लास में आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे से ज्यादा शरीफ क्लास तो किसी की है ही नहीं, क्योंकि उस समय पे तो सारे के सारे बिल्कुल लाइन वाइज ऐसे, हम तो बहुत ज्यादा डिसेंट बच्चे। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स, जब तक आप कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगा रहे हैं, तब तक इनका नॉर्मल रैंडम ऑर्डिनरी मोशन चल रहा है, जिगजैग मोशन चल रहा है, कैसा भी मोशन कर रहे हैं। जिस मोमेंट में मैंने बैटरी लगाया, तो बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बीम्स की तरह, इलेक्ट्रॉन का पूरा बीम पूरा बीम पूरा बीम मतलब अटेंशन पूरा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएंगे। क्या मेरी बात समझ? मोशन इसका तब भी जिगजैग ही हो रहा है, मगर सारा का सारा मोशन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं?
तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इनका रैंडम मोशन चल रहा था। और यार एक बात बताइए, यहां पर वेलोसिटी वेक्टर मेरा क्या है, वेक्टर है। तो इस कमरे में मान लेते हैं सैकड़ों लोग हैं, और एक बार जैसे वो गेम देखे ना आपने, वो कहते हैं आपको अपना गुब्बारा बचाना है फोड़ने से, ऐसा होता है ना कोई गेम, तो हर कोई लग जाता है दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, भीड़ मच जाएगी बिल्कुल, आधे इधर से उधर भाग रहे होंगे, आधे उधर से इधर भाग रहे होंगे, हर कोई एक दूसरे को धक्का मार रहा होगा। क्या आप मुझे उस समय बता सकते हैं कि एग्जैक्टली लोगों की चलने की दिशा कौन सी होगी, ये कि वो रैंडम ऐसा लग रहा होगा, कुछ उधर जा रहे हैं तो कुछ इधर आ रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज देखूं तो जीरो नहीं आ जाएगा एक हिसाब से, भाई उधर और इधर कैंसिल आउट। अगर 100 लोग भी है तो जगह उतनी, एक लिमिटेड जगह है, तो आधे उधर तो आधे इधर, है ना। तो इनिशियल लेवल पे जब बैटरी कनेक्टेड नहीं था तो मेरा चार्ज ऐसा लग रहा था कि जीरो है। क्योंकि ये सवाल आ सकता है ना आप लोगों का कि सर इलेक्ट्रॉन मूविंग है फ्रीली फॉर, मतलब उसमें विदाउट एक्सटर्नल बैटरी लगाए भी, और यदि इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो करंट तो तब भी होना चाहिए, क्योंकि करंट इज दी फ्लो ऑफ चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन मूविंग है मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, समय अनुसार करंट तब भी होना चाहिए, होता तो नहीं है, ये एक कंडक्टर है नॉर्मली, होता तो नहीं है। इसमें करंट तभी फ्लो होता है जब आपका बैटरी लगाते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि भाई उस कंडीशन में मोशन तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, मगर उसमें दिशा फिक्स नहीं है, आधे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो आधे इधर आ रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि कुछ चार्ज उधर गया, कुछ चार्ज इधर आया, नेट चार्ज जीरो हो गया, हाँ कि ना। ऐसा बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंडीशन में मैं बैटरी लगाऊंगा, बैटरी लगाते ही होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस करेगा तो वहां पर उसका जो वेलोसिटी निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं से धक्का मार के आगे गया होगा, हाँ या ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन को करने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना आपको करवाना है मैंने, मगर उसके फॉर्मूले में पूरा इंटरेस्टेड हूं, दैट इज ई बाय एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, द डिफरेंस, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक और दूसरे कोलिजन के बीच में कितना समय लगता है उसको मैं टाउ बोलता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं वी बाय एल बोल देता हूं, तो इसीलिए मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई वी टाउ बाय एम एल भी होता है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये शेप पर भी डिपेंड करती है, बात समझ में आए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है जैसे इस कंडीशन में, तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बात समझ में आए। और अगर मेरा शेप ही नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे ऐसे वाला शेप, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, जहां ये पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पी पॉइंट है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाए। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम है, और आर पॉइंट पर थोड़ा और कम है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा, सीधा देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ही ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये तो क्यू वाले पॉइंट पे थोड़ा कम, आर वाले पॉइंट पे थोड़ा सा और कम हो जाए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमसे क्या बोलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने आगे करंट का रिलेशन देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, I इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेंज होता है वो 10⁻³ से 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। आपके लिए ये एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, जैसे आज से कुछ बहुत सालों पहले एक टर्म होता था शेक करके, उसका पूछा था कि भाई शेक जो है टाइम का यूनिट है, ये कितने के बराबर होता है, तो वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड लिखना होता है। और वहां पर हमसे बहुत साल पहले एम्स में ये सवाल पूछा गया था, एनसीईआरटी की बड़ी छोटी सी कोने में लिखा हुआ था, जिसने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी उसको समझ में आ गया, उसने टिक कर दिया वाक्यों को, अगले साल के नोट्स में ऐड ऑन करा दिया टीचर्स ने। तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे कि भैया इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। टाउ जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल का मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए मेरा रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो अलग अलग मटेरियल के लिए रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है, जैसे कि कॉपर के लिए अलग होगा, एलॉयज के लिए अलग होगा, है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग होगा।
और यहां पर आप बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूं जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम रहेंगे, वॉल्यूम उतना है, एक जगह पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो उतनी वॉल्यूम में 500 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ज्यादा जल्दी कोलिजन होगा, हाँ कि ना? और जितना ज्यादा जल्दी कोलिजन होगा उतना ही कम रिलैक्सेशन टाइम होगा, हाँ भाई, जितना ज्यादा जल्दी कोलिजन होगा उतना ही कम रिलैक्सेशन टाइम होगा। सो एज एन इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है कि सर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ घटता है, कैसे? सवाल एक और ये भी पूछ लेता है, अभी हाल ही में 2 साल पहले ही आपके नीट का पीवाईक्यू रह चुका है और पिछले काफी सालों से बोर्ड्स के पीवाईक्यू में ये सवाल पूछता है कि सर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है कि कम होती है कि कांस्टेंट रहती है? आप लोग बताइए। As I am increasing the temperature, the drift velocity increases, decreases, or it remains constant. What is the answer? Decreases. बड़ा ऑब्वियस सी बात है। कैसे? टाउ डिक्रीज कर रहा है मतलब? तो यार ऐसे तो V इज इक्वल्स टू आई आर भी होता है। ऐसे तो करंट बढ़ाने पर या फिर कुछ भी करने पर आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाना चाहिए, अगर आप उस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में लेते हैं तो। ऐसे तो Q इज इक्वल्स टू CV भी होता है। लेकिन बताया था ना कैपेसिटर में कि भाई वो डिपेंड ही नहीं करता चार्ज पे। अगर हम सीधा फॉर्मूले से ले रहे हैं वी डी इज इक्वल्स टू ई बाई एम इंटू टाओ, तो उस हिसाब से तो भाई मामला गलत हो जाएगा ना। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फॉर्मूले में उस साइड टाउ है तो वो टाउ पे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। यार एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा किसी भी कंडक्टर का तो वो कंडक्टर गर्म होगा, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे कैसे कह पा रहे हो कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना? मैंने इंक्रीज ही बोला था, आपने गलत ही बोला था। हाँ, देखो भाई, है सैंपल पेपर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सर मैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरी वेलोसिटी तो बढ़ती है, मतलब मेरी कंडक्टर की वेलोसिटी तो बढ़ती है, मगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है। कौन सी वेलोसिटी बढ़ती है? थर्मल वेलोसिटी। अब जैसी ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो टाउ मेरा घटेगा। टाउ घटते ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाए। मेरा सवाल ये नहीं था कि आप गलत बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि भाई अगर मेरी स्पीड वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, और आप लोगों ने कहा हाँ सर बढ़ रही है। वो जो बढ़ती है उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं और जो घटती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आएगी? आई होप। क्या? तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमेशा ये चीज वैलिड नहीं होती है। अगर हमेशा आपको फॉर्मूला में भी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि V इज इक्वल्स टू आई आर है, अभी तो बताया V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वहां पर आपको उस तरीके से फॉर्मूले में देखोगे तो चीज ही गलत हो जाएगी फिर तो। क्या चीज? हाँ नहीं, मैं सिर्फ V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। समझ रहे हो? ठीक है। खैर, ये तो समझ में आ ही गया मुझे। आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर 3 तरीके के सवाल पूछता है वो हमसे। कितने तरीके के सवाल? और तीनों तरीके में से पहले और दूसरे तरीके तो बहुत बच्चों वाले होते हैं, लेकिन जो फाइनल तरीका होता है ना वहां पे हमारी बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। चाहे तो बोर्ड्स में भी अगर कभी वैसा सवाल आ गया जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हालत खराब होती है वहां पर, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लंबी होती है, सवाल इतना लंबा हो जाता है, फॉर्मूला ही नहीं समझ में आता वहां पे क्या फॉर्मूला लगाए कैसे लगाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। पहले आसान चलेंगे, थर्ड वाला जो मेथड होगा वहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पर मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया है, बस अब आपको सिर्फ वो फॉर्मूला पुट करना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी, देखिए कैलकुलेशन करनी रहेगी, ये तो है ही। कैलकुलेशन इसकी बहुत खतरनाक होती है, वो तो करनी रहेगी, मगर सवाल समझना, जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बेसिक सवाल होता है
जो वो पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर। अब ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें फिर भी कंफ्यूज होते है ना। अगर मैं अभी आप लोगों से करवाने को लगूं 2 4 6 8 10 बच्चों से, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 बच्चों का आंसर सही होगा, बाकी सबका यहां पर भी गलत होगा। और मोस्ट प्रोबेबली 5 6 बच्चों को तो पता ही नहीं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना। तो वही चीज है कि अब वो कितना बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पिछले काफी सालों से वो बोर्ड्स में पूछा जा रहा है, उसके बावजूद भी वी आर नॉट अवेयर, और वो सवाल से मैं इस क्रैश कोर्स की पहली क्लास में भी कर। तो यहां से हमें हमारी रियलिटी के बारे में भी पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, हमारा जेई बिल्कुल हमारे सर पे है, और हमें बिल्कुल होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लाइक ऐसा है कि पिछले 2 3 दिन से मेरे भाई लोग घर पे आ रखे हैं। वैसे तो उनको पता है कि ये कभी, अगर इसको कभी भी बुलाएंगे तो ये हमारे घर पे आएगा नहीं, या कहीं भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और इस समय पे तो वैसे भी बहाना है कि मेरे जेई वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो मैं वैसे भी बहुत बिजी हूँ। तो उन्होंने ना मतलब मेरे घर पे छापा मार दिया, ठीक है, क्योंकि मेरी शादी हो रखी है, तो बड़ा वैसी बात है, ये तो फैक्ट है ना कि मैं घर पे रात को आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं रात को घर पे आऊंगा, तो उन्होंने कहा दिन में हमें क्या काम है, रात को आते हैं भाई घर पे। अब जैसे ही मैं आता हूँ, और उनको ये भी पता है कि अगर हमारे आने से पहले ये घर घुस गया, तो ये अंदर जाके कमरे में अपना कमरा बंद कर देगा, सो जाएगा, और फिर मेरे घर वाले बोलेंगे वो बेचारा तो सो रहा है, तो डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। तो वो उस समय पे घर पे आके बैठ रही है जिस समय पे उनको पता है कि मैं किसी हालत नहीं आ सकता हूँ, और जब मैं आऊंगा तो वो पकड़ लेंगे मुझे, और जब वो पकड़ लेंगे तो वो मुझे कमरे में जाने नहीं देंगे और मुझे सोने भी नहीं देंगे। पिछले 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि रात को 9 बजे के आसपास वो मुझे बिल्कुल घेर लेते हैं सारे लोग, और सुबह 6 6:30 7 बजे तक छोड़ते ही नहीं बिल्कुल। और 6 6:30 6 6:30 7 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स ही खेल रहे होते। उन्होंने कोई नया वो खेल शुरू कर रखा है, मतलब पोकर वोकर का कोई गेम वो उठा रखा है ऑफलाइन, ठीक है। वो दो दो तीन बंडल ले आए, कहता है इसके साथ गेम खेलेंगे, चलो हम भी खेलते हैं। मैंने कहा भाई मैं जुआरी थोड़ी ना हूँ, ठीक है, तुम्हें खेलना है। कहते नहीं नहीं भैया, हमें गेम में मजे आ रहे हैं, खेलते हैं, ऐसा करके। तो फिर बस वही है। आज भी इनफैक्ट रात को उन्होंने गेम शुरू करी थी 10 बजे, और मैं वहां से, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे भी करके वहां से भागूं। मतलब मेरी मम्मी भी आ जाती है, बोलती है बेटा तेरी क्लास नहीं है सुबह, तूने सुबह उठना नहीं है, ठीक है। और जो मेरे पिताश्री है वो भी आ जाते हैं, मगर वो लोग जो है किसी हालत में मानने को तैयार नहीं होते। अरे बुआ आप जाओ ना, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, ये उठ जाएगा, हमें इसके ऊपर भरोसा है। मैंने कहा भाई मैं पिछले 2 रातों से सो नहीं रहा हूँ, मैं क्लास में क्या करूंगा। तो बच्चे कहते नहीं, मतलब वो लोग कहते तो क्या दिक्कत है, पढ़ाने के बजाय 1 2 कहानियां सुना के आ जाइए, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भाई सेकंड क्लास के बच्चे थोड़ी है, जेई के बच्चे हैं, पढ़ाना पड़ता है उनको तरीके से। अब उन्होंने, मैं उनसे बड़ी मुश्किल से आज 6:30 फ्री हुआ, 6:30 के बाद फिर मैं ये सब चीज बनाने लग गया, ये सब लिखने लग गया। मैंने कहा जितना होता है उतना कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो मैं वैसे ही करा दूंगा, ठीक है ना, रॉ। तो 6:30 में मैं लिखने लगा, 7:30 बजे मेरी आंख लग गई, 7:30 बजे, तो मतलब 9 बजे की मेरी क्लास है, ठीक है। और आधा घंटा पहले कम से कम घर से निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अब आप समझ रहे हो ना मेरी क्या हालत है ना। तो बड़ा मुश्किल वाला मामला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मगर फिर भी मैं अपनी चीज को मैनेज कर रहा हूँ, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं, फिर भी मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि हाँ कब कैसे क्या करना। लेकिन आपके तो पेपर है, मतलब एक पॉइंट पे मैं अगर 2 चीजें स्किप कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है बाद में पता चले और आप मुझे मन मन में गाली दो कि सर ने तो ये चीज कराई ही नहीं थी और पेपर में आ गई, है ना, ऐसा बाद में हो सकता है। लेकिन अभी की टाइम पे मेरी मेहनत से बहुत ज्यादा गुना मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, तभी तो जाके समझ में आएगी चीजें, तभी तो जाके पता चलेगा भाई क्या है क्या नहीं। और हमारी मेहनत इस समय पे बिल्कुल भी नहीं चल रही है। हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स आएंगे, प्री बोर्ड्स कब हो रहे हैं, फिर उसके बाद बोर्ड्स है। मैं मानता हूँ ठीक है जरूरी है, मगर देखिए 2 चीजें हैं, आपको सेग्रीगेट करके चलना पड़े कि भाई तुम्हें बोर्ड्स में 99% लेकर आने हैं, कि जेई में अगर बैठे हैं तो जेई और नीट में हमें अटेम्प्ट लेकर उसमें सिलेक्शन लेनी। और मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत
क्लियर बता देता हूं, अगर आप रैंक बताते हैं ना, तो रैंक तो देखिए रेगुलर बच्चा ही निकाल पाता है। आप पिछले सालों का डेटा उठा के देख लीजिए और मुझे एक टॉपर ऐसा बता दीजिए जो कह देता खुद को कि भाई मैं तो ड्रॉप करा और फिर मैंने टॉप करा। टॉप 10 के अंदर भी बड़ी मुश्किल से बहुत सालों बाद पिछले साल एक बच्ची आई थी ड्रॉपर, अदरवाइज टॉप 10 के अंदर भी रेगुलर बच्चा ड्रॉपर बच्चे को घुसने नहीं देता है। सर हमारा टॉप 10 की बात तो बहुत ही अलग है ना, हमने तो सोचा ही नहीं वहां तक, हम तो सोच रहे भाई कॉलेज मिल जाए वही बहुत बड़ी बात। प्राइवेट कह रहा मैं तो सोच के बैठा हूं प्राइवेट ही मिलेगा, सरकारी तो गया। देखिए सवाल है, जब आपको एन गिवन है, व्हेन स्मॉल एन इज गिवन, तो स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एन बाय ए एल गिवन है, ठीक है ना। हमें क्या गिवन है? एन बाय ए एल गिवन है, नहीं नहीं एन बाय ए एल गिवन नहीं है, एन बाय एल गिवन है। हम स्मॉल एन गिवन नहीं है हमें, हमें हमें यहां पर स्मॉल एन नहीं गिवन है, हमें यहां पर एन बाय एल गिवन है व्हेन दिस इज गिवन, ठीक है ना। मैंने गलत लिखा है वहां पर स्मॉल एन बाय, देखिए समझ रहे हो ना, नींद का वो असर है। हो सकता था कि वहां पर मैं सही लिखता पहले, मगर क्योंकि मैं पूरी रात भर सोया नहीं था तो कुछ भी लिख दिया। सो व्हेन कैपिटल एन बाय एल इज गिवन, है ना, व्हेन कैपिटल एन बाय एल इज गिवन, तो कहा गिवन? ठीक है, मतलब मैं अभी नींद में हूं कुल मिला के, ठीक है, सही लिखा है मतलब मैंने। तो आपका व्हेन नहीं, इतना भी हावी नहीं हुई है नींद अभी, ठीक है, कि मतलब मुझे तुझे ये बताना पड़े कि आराम से करना है कि तेज करना है। हाँ, तो व्हेन स्मॉल एन इज गिवन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन, करंट गिवन है मुझे, और स्मॉल एन गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वीडी इज इक्वल्स टू सी आई बाय एन ई इंटू ए हो जाएगा। करंट की वैल्यू मेरा 1 है, स्मॉल एन का वैल्यू 2 × 10⁻²2, मगर ये सेंटीमीटर क्यूब है पर सेंटीमीटर। इसको मुझे पहले एसआई में कन्वर्ट करना, यानी कि इससे इससे देखिए जो स्मॉल एन है वो 10⁻²⁰ तो है ही है, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, तब जाके वो पर मीटर क्यूब बनेगा, और ये -6 ऊपर जाके प्लस बनेगा, तब जाके वो, समझ में आया। तो यहां पर मुझे 22 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 28 लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखना पड़ेगा, और एरिया की जगह मुझे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सही बात है। मुझे लगता है कि अब इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, जो भी एक फाइनल आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। आई होप अगर कभी स्मॉल एन आ जाएगा तो सर ये तो बहुत बेसिक था, फॉर्मूले में चीजें पुट करनी थी, आ गया मेरा। दूसरे पार्ट में, दूसरे टाइप में वो बोल देगा कि सर व्हेन कैपिटल एन बाय एल इज गिवन, व्हेन कैपिटल एन बाय एल इज गिवन, जब वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दे रहा है, तो कोई बात नहीं। देखिए करंट दे रखा है और फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर दे रखा है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। जब भी ऐसा है तो करंट बराबर एन ई ए इंटू वी डी, स्मॉल एन होता है एन बाय ए इंटू एल, तो आई हो गया एन बाय ए एल ई इंटू ए इंटू वी डी। यहां एरिया कट जाएगा तो एन बाय एल इंटू ई इंटू वी डी हो गया। अभी एन बाय एल मुझे गिवन है कितना? 2 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर है, तो +2 हो जाएगा, ये पर मीटर हो जाएगा भाई, है ना। बात समझ में आ रही है? तो आप आसानी से कर सकते हैं 2 × 10⁻24 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वीडी इज इक्वल्स टू, करंट कितना है 1.6 बाई 2 × 10⁻24 इंटू 1.6 × 10⁻⁻। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, मामला समझ में आ गया। तो ये है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी आप कर ही लेंगे आसानी से। 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 2 का 0.4 ऊपर लग जाए, 0.5 और हो जाएगा, और पावर हम कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। सही है, मामला क्लियर। जो सवाल में तकलीफ होती है हमें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस साल पेपर में पूछा जाए आप लोगों से, वो ये वाला टाइप,
जिसमें हमसे कह रहा है अ कॉपर वायर कैरीज करंट ऑफ 4 एम्पेयर। एक कॉपर वायर है और वो 4 एम्पेयर का करंट कैरी करता है। सवाल ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, फाइल मिल जाएगी तुमको, है ना। इसीलिए तो लिख कर लाया हूं कि समय बच जाए और फटाफट हमारा क्रैश कोर्स के फॉर्म में चीजें खत्म हो जाए, है ना। एक कॉपर वायर है और वो 4 एम्पेयर का करंट कैरी कर रहा है, ठीक है ना। गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 mm²। एरिया भी दे रखा है। एंड ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। हर एक कॉपर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बोल रहा है सर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना है, डेंसिटी दे रखा है, मास दे रखा है। मास जो है वो ग्राम पर मोल दे रखा है, कितना दे रखा है, और यहां पर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछता है। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है, बिकॉज बी डी इज इक्वल्स टू आई बाई एन ई इंटू ए है। बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या कैसे क्या करेंगे। यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना है, माई रोना फाई, माई रोना फाई, जहां पर मास इज मोलर मास। मोलर मास जो है यहां पर आप लिखेंगे 60 ग्राम है, तो इसको 63 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तब जाके ये केजी पर मोल बन जाएगा। तब जाके क्या बन जाएगा, केजी पर मोल बन जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और करंट ऑलरेडी हमें दे रखा है 4 है, तो ये 4 एम्पेयर हो गया। सही है भाई। उसके बाद नीचे अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी हमें दे रखा है 9000 kg/m³। सही है। और एवोगैड्रो नंबर 6 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, 6 इंटू 10⁻23 लिख देंगे तब भी हमारा हो जाएगा। 23 ही होता है ना। हाँ भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना। ठीक है। अब यहां पर ये F क्या है, F इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम। F क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम, जो कि हमें शायद से यहां पर गिवन है, गिवन है ना। ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही हो गया भाई। इतने कॉपर एटम होंगे 1 मोल में, और वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधा सीधा, है ना। यहां कुछ और भी हो सकता था। इंटू एरिया दे रखा है, विच इज 10⁻, सॉरी 1 × 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर। सही है। और उसके बाद 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आई होप दिस इज क्लियर। कर लेंगे। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कभी अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम दे दिया उसने, तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला लगाना है माई रोना फाई। समझ में आया कि नहीं है, जहां पर एफ इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एटम। सही है। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप कर ही लेंगे। तो ये था मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तीसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे, विच इज ओम्स लॉ। किस पे बढ़ेंगे, ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या होता है। अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, नॉर्मल जैसे होता है V इज इक्वल्स टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। इसमें तो आई डोंट फील कि आप लोगों को कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ होगा, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, पक्की बात है। ठीक। तो ओम्स लॉ के बारे में मैंने बोल दिया, जहां पर R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, है ना। रेजिस्टेंस तो रो एल बाई ए होता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और ये डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। मानी एल ए इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। हर एक अलग अलग मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। कई कबार ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता है कि भाई मैंने एक कंडक्टर को स्ट्रेच करा, उसका लेंथ बढ़ाया, बताइए उसकी रेसिस्टिविटी कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए, पता होते बावजूद भी, क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, हमको 180 मिनट दिए गए होते हैं और उसके अंदर में बहुत सारे सवाल लगाने में, है ना। अगर हम नीट की बात करें तो आपको 200 सवाल में से 180 सवाल को अटेम्प्ट करना होता है, ऐसा ही होता है ना। अगर हम जेई की बात करें तो कितने सवाल करने पड़ते हैं हमें, 25। टोटल कितने करने हैं, इनटू कितने मार्क्स कर होते हैं, मतलब आपका पेपर कितने नंबर का होता है, पक्का, पक्का 300 का होता है। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं फिजिक्स में, ये पता है तुम्हें। चलो कुछ तो पता है। सर वो पता कर ही रहे थे बस,
करना थोड़ी है हमें। खैर, क्या 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे वो? ठीक है भाई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इस बार पेपर का लेवल अच्छा आ जाएगा। पिछले काफी सालों से जो पेपर आ रहा है, तो सबको पता है कि भाई बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है वो पेपर। बहुत आसान आसान पेपर आ रहा है। तो इस बार पेपर अच्छे लेवल का आने वाला है। मुझे क्या है भाई, मेरे साथ तो एनटीए वैसे भी खिलवाड़ कर गई, जहां मुझे मतलब, जहां मेरे एक बच्चे का एक अच्छा खासा रैंक आने वाला था, वहां पे 100 कुछ रैंक पे चला गया, बताओ। मतलब 4 साल से एक बच्चे के साथ हमने मेहनत करी, दिन रात उसके साथ मेहनत करी पूरी टीम ने, और उसके नीट में 715 आए, 720 में, मैंने पहले भी बताया होगा आपको शायद ये बात। और उसकी रैंक आई 126, बताओ। 715 पे थर्ड या फोर्थ रैंक होनी चाहिए थी। बेटे उसको एम्स नहीं मिलेगा ना। अरे मैं वैसे बता रहा हूँ ना भाई। चलो खैर, और कुछ डिबेट करना है थोड़ा सा, बोलना है तो बोल दे। तो ये एक वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ अगर मैं स्लोप की बात करता हूं, तो वी और आई के कर्व का स्लोप होता है रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बहुत सारे बच्चे ना, खुशी के मारे, जल्दबाजी के चक्कर में, जैसी ऐसा ग्राफ देखते हैं, वो यस दिस इज रेजिस्टेंस करके आ जाते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि इधर वी है कि आई है। जरूरी नहीं है कि उधर वी ही देगा हमेशा। वो आई वी का कर्व भी दे सकता है। आई वी का कर्व देती स्लोप पलट जाएगा, तो उसका जो स्लोप होगा वो 1/r होगा, फिर वो आर नहीं होगा। समझ में आया? मैंने बहुत देखे हैं बच्चे, अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे, वो छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हैं वहां। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में लिखा होगा विच वन इज नॉट करेक्ट, पहला ही ऑप्शन पढ़े यस दिस इज करेक्ट, डन। ठीक है, बहुत बार होता है ये। और ये ऐसा नहीं कि मतलब वो बच्चे करके आते हैं जो बिल्कुल ही बेवकूफ है, फिर जिनको आती नहीं चीजें, सब कुछ आता है उनको, मगर वो इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं। मेरे मेरे बैच में एक बच्चा था, जब मैं आकाश में पढ़ता था, तो उस टाइम पे एक बैच में मतलब एक बच्चा था, सचिन नाम था उसका। ठीक है, बहुत दूर से आता था वो क्लास में, हमारी वीकेंड बैच होती थी। तो वो मतलब क्या, झज्जर से आता था शायद। ठीक है, रोज सुबह क्लास में आता था, सैटरडे संडे में। और जैसे ही हमारे फिजिक्स वाले सर सवाल लिख देते थे ना, तो सवाल लिखते लिखते उसका हाथ ऐसे उठ चुका होता था, सर मेरा हो गया। अब मैं उसके बिल्कुल बगल में बैठता था। ठीक है, तो मेरे बिल्कुल ही ना मतलब ऐसे गले में सांस अटक जाती थी। मैंने यार, या तो हम बहुत ज्यादा स्लो है, या तो ये बहुत ज्यादा तेज है, समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रहा है। तो अब सर उससे सवाल पूछते थे। हेलो। हाँ जी। मॉर्निंग। कहाँ कहाँ से? मैम मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में बात करूँ आपसे। हाँ, क्योंकि मैं क्लास में हूँ ना, मैं आप अगर मतलब अभी बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। जी। हाँ, तो वो ऐसे हाथ खड़ा कर देता था। मुझे लगता था या तो ये बहुत ज्यादा तेज है, या हम लोग बहुत ज्यादा स्लो है, समझ में नहीं आ रहा। और इतनी देर में उसका जो आंसर होता था, वो हमेशा ही गलत निकलता। ऐसा नहीं होता था कि उसका मेथड सही नहीं होता था, या वो सही नहीं कर रहा होता चीजों, सब कुछ बिल्कुल सही करता था, मगर वो जल्दबाजी के चक्कर में, कैलकुलेशन मिस्टेक के चक्कर में उसका वो फाइनल आंसर गलत आ जाता था। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार जब वो ऐसा हाथ खड़ा करता था और उसका आंसर गलत आता था, तो छठी बार से मतलब जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता था, तो सर उसको सीधा तरीके से धमका देते थे कि भाई, मतलब क्योंकि मैं बड़ा मतलब मैं तो डीमोटिवेट हो जाता था। मैंने तो जाके कंप्लेंट ही कर दिया भाई। मैंने कहा भाई या तो इसको क्लास से बाहर निकालो, या भाई मैं इस क्लास में नहीं पढ़ूंगा। मतलब मैं बगल में बैठा हूँ, टीचर सवाल बोर्ड पे लिख रहा है, और मेरा ध्यान सवाल पे नहीं है, मेरा ध्यान इस पे है कि ये कब उंगली उठाने वाला है, ये कब ये बताने वाला है कि भाई मेरा आंसर हो चुका है। तो ऐसा करके जब हम पेपर में बैठते हैं ना, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है। हम इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वहां पे ट्रू और फॉल्स वाली चीजों को हम गलत पढ़ लेते हैं।
और अक्सर ऐसा होगा कि जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा हमारी नजरों में, और वो करेक्ट होता नहीं, क्योंकि हम लोगों को जो लगता है कि भाई ये ऐसा लगा लेते हैं। और एग्जामिनर भी तो भाई कोई ऐसा कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है भाई, वो ऐसी थोड़ी इतने साल की एक्सपीरियंस लेकर वहां बैठा, उसको पता है भाई बच्चा क्या सोच सकता है, उस तरीके से वो पहला ऑप्शन उस वैसी फ्रेमिंग कर देता है उसकी। उसको पता है कि भाई बच्चा ना इसको इस तरीके से सोचेगा, सॉल्व करेगा, उसका ये आंसर आएगा, उस आंसर को वो ए ऑप्शन में डाल देता है। हमें लगता है यस वी आर राइट, बाद में आते हैं ओ शिट यार ये तो यहाँ पे ऐसी गलती कर दी। और बहुत बार ऐसी गलती होती है, और ये गलती तो बहुत कॉमन है, ये पढ़ना नॉट ट्रू वाला, नॉट करेक्ट वाला। हमें लगता है करेक्ट पूछ रहा है जबकि वो असल में नॉट करेक्ट पूछ रहा होता है। अब वहां पे नॉट ट्रू बोला होता है, जानबूझ के वो फॉल्स बोलने के बजाय नॉट ट्रू बोलता है, और नॉट ट्रू बोलते हमें लगता है यस दिस इज ट्रू, ट्रू वाले पे क्लिक करके आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको प्लीज आपको सुधारना है। पेपर में जाने से पहले हमेशा ही, चाहे आप बोर्ड्स में जा रहे हैं, चाहे आप जेई में जा रहे हैं, चाहे आप नीट में जा रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। उसके बगैर अगर आप पेपर में जाएंगे ना, तो मैं आप मतलब मैंने नहीं देखा है कि कोई भी ऐसा टॉपर बच्चे ने मेरे को बोला हो कि सर मैं तो पेपर में गया था लिखने, मगर मैं मॉक टेस्ट करके नहीं गया या मॉक टेस्ट करके नहीं गया। आपको पेपर में जाने से पहले, लिटरली बता रहा हूं, कम से कम 8 से 9 मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से खुद को कमरे में बंद करके उतना ही समय उतने ही बजे बैठना है जितने बजे आपका पेपर हो। कंप्यूटर आपके सामने, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जेई में, नीट में तो ऑफलाइन पेपर होगा। आपको उस तरीके से उसी पैटर्न के थ्रू आपको अपना पेपर देना है। 9 या 10 सैंपल पेपर आपको लेने हैं। आज बैठे 2 बजे अगर मान ले पेपर है, तो हम 5 बजे तक उठेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर उन 3 घंटे में आप वॉशरूम भी करके आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मतलब आपको पूरा माहौल देखना है कि भाई कैसे क्या है। आपको एसी बंद कर देना है कमरे का, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिस सेंटर पे जा रहे हैं आपको एसी मिलेगा। हो सकता है, हैं? क्या चीज? बोलो बोलो। बोल भाई, वो बहुत जरूरी बात होगी यार बीच में, है ना? तो आपको एसी अपने कमरे का बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको उतना ही कंफर्ट जोन मिलेगा, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे जो सीधा कहते हैं सर हमसे वहां 3 घंटे बैठा ही नहीं जा रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, वो क्या होती है? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग पेपर से एक दिन पहले बिल्कुल नहीं सोते हैं। एंग्जाइटी मान लो, कुछ मान लो, हमें नींद नहीं आती, कुछ भी है, इस चीज को सुधारना पड़ेगा। पेपर से करीब 10 से 12 दिन पहले ही हमें अपने टाइम टेबल को सेट करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि रात को इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है। और पेपर से एक दिन पहले तो एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद होनी जरूरी है। इफ यू वांट अ गुड मार्क्स और इफ यू वांट अ गुड रैंक इन योर सब्जेक्ट, उसके बाद बता रहा हूं। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज अगर मैं सोचता हूं कि मैं पूरी रात भर जाग कर और किसी क्लास में घुस जाऊं और वहां बिल्कुल न्यू टॉपिक पढ़ाऊं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहां मैं गंद मचा के आ जाऊंगा। उसका कारण ये है कि मैं यार वहां पे वो सारी चीजें तो पढ़ा सकता हूं जो मैंने पिछले काफी सालों से पढ़ाई है। मतलब मैं नींद में भी कोई मुझसे पूछे 2 2 जा क्या होगा, मैं बोल दूंगा 4। लेकिन अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो मैंने हाल ही में लर्न करी है या 1 या 2 बार पढ़ी है, और मुझसे कोई बंदा पूछ ले, तो मैं नहीं बता पाऊँ। तो वही सेम हमारे माइंड के साथ होता है। हमारा माइंड बहुत ज्यादा थक चुका होता है। हमसे कोई पूछेगा पेपर में कि सवाल ये क्या होता है, तो जो हमें बहुत अच्छे से याद है, V = IR हमें रटा हुआ है, तो वो तो मैं कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ नया सोचना होगा तो माइंड मेरा साथ ही नहीं देगा कुछ नया सोचने में। वो उतना ही तक लिमिटेड है जितना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो आपने देखा था मुन्ना भाई MBBS वाली मूवी में, वो गांधी जी वाले सवाल के भाई इसको दिखता है, जो इसको पता है वही चीज का ये जवाब देता है, वही चीज का जवाब गांधी जी इसको देते हैं। जो उसको पता ही नहीं है, गांधी जी उस चीज का जवाब इसको देते ही नहीं है। सेम चीज हमारे साथ भी होता है, साइकोलॉजिकल चीज है। अगर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा थका होगा तो हम जवाब नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को बिल्कुल पेपर से एक दिन पहले तक तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा अच्छी नींद लेनी है, जैसे कि जब हम पेपर में बैठे तो हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, कुछ नया सोचना हो तो हम सोच सके। हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, कोई भी रैंकर बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा होगा जो मुझे ये कह रहा होगा सर हम पेपर से एक रात पूरी पूरी रात पहले तक पढ़ रहे थे।
बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो रैंकर्स है और जो सीरियसली बोलते हैं। ये जो बच्ची जिसके 715 नंबर भी आए थे, ये बच्ची भी पेपर से एक दिन पहले 8 घंटे की लिटरली नींद करके गई थी पेपर से। 8 घंटे की नींद करके गई थी। अब वहां पर अगर उसके दिमाग में उसको कुछ सोचना है तो वो कर सकती है। मान लेते हैं मैंने कोई चीज पढ़ी है, 2-3 दिन पहले पढ़ी है, ठीक है। अब मेरा माइंड ही अगर थका है तो मेरा माइंड वो पेज नहीं पलट पाएगा भाई, उस पॉइंट तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा माइंड तो मुझे कह रहा है भाई बस हो गई। लेकिन मेरा माइंड अगर रिलैक्स होगा तो मैं माइंड में आंख बंद करके 1-2-3 बारी सोच के शायद हो सकता है वो चीज मुझे याद हो जाए, मैं उसको मेमोराइज कर सकूं। आपने भी नोटिस करा होगा ना, पूरी रात भर जागने के बाद जब हम 3 घंटे पेपर में बैठते हैं तो हमारे लिए वो टाइम निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 घंटे हम बैठ ही नहीं पाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज के हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा थका हुआ होता। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं जब अपने फाइनल ईयर का पेपर लिख रहा था, मतलब ग्रेजुएशन का पेपर लिख रहा था, तो उससे पहले फिजिक्स का पेपर था। मतलब मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रखी है मैंने। तो उसमें आप समझो ऐसा था कि मैं पूरी रात भर जागा हुआ था। पहले मैंने पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मैं कोचिंग लेता था, ठीक है ना। मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरे लिए मैंने कभी पेपर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। मैंने सिर्फ ये था कि चलो ठीक है पास हो जाए, डिग्री आ जाएगी हाथ में, मेरे को वैसे भी डिग्री का क्या ही करना है। तो आप ये समझो, मैं अब मेरा पेपर है और मैं पेपर लिखने जा रहा हूं। 3-3 घंटे के दो पेपर थे। पहले पेपर 1 मिलेगा, 3 घंटे के बाद फिर आपको पेपर 2 मिलेगा। पूरी रात भर मैं सोया नहीं था। मेरा दिमाग बहुत तेजी से उसको करने लगा, और जो पेपर 3 घंटे का था वो 1 घंटा 5 मिनट में मैं ओवर कर चुका, ठीक है। अब उसके बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं क्या करूं, वो भी मुश्किल था ना। अगर सोने के बाद दूसरे पेपर के लिए उठ नहीं पाया फिर, नहीं ऐसा नहीं होता ना। कॉलेज है भाई, आपको क्या है, ये थोड़ी है वो तो आपके पेपर पे सीधा, आपके टेबल पे सीधा पेपर रख के चले जाएंगे। और मुझे कहीं ना कहीं जाना था, मैं अब वहां पे बैठने का ही मतलब, वो जगह सीट मुझे जगह नहीं दे रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से टीचर से रिक्वेस्ट करी। 1 घंटे 5 मिनट बाद मैंने पेपर सबमिट करने की कोशिश करी। बोले ऐसा थोड़ी होता है, मतलब एटलीस्ट आपको हाफ टाइम तो सर्वाइव करना पड़ता है, हाफ टाइम के बाद आप अपना पेपर जमा करा सकते हैं। तो मैं 1 घंटे 5 मिनट के बाद वहां पे डेस्क पे गया, मैंने कहा मेरा हो गया पेपर। तो टीचर ना मतलब हंसने लगा। जब लिखना पढ़ना आता नहीं है तो आते किस लिए हो क्लास में। मैंने कहा सर पहले शीट पलट के देख लो आप, उसके बाद बात करना। ठीक है, मैं इतना लिख चुका हूँ 1 घंटे 5 मिनट में जितना 3 घंटे में ही लिखना था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, ऐसे करके ये है वो है, बड़ी मुश्किल से। और मुझे जो है 1 घंटे 5 मिनट बाद ही मैं दूसरा सेट पेपर उठा लिया, और लगभग 50-55 मिनट में वो पेपर भी सबमिट करके चला गया। मतलब 6 घंटे के पेपर में 2 घंटे में दे दिए, ठीक है। और किस्मत की बात यह है, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि क्या है। आप किस्मत की बात ये समझो कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ था कि उस पेपर में किसी बंदे के 100 में से 100 नंबर आए थे, एंड दैट वाज मी। 1 घंटा 5 मिनट में पेपर सबमिट करा और उसमें था, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि भाई क्या हो रहा है। बस ऐसी रैंडमली क्लास से बाहर निकला, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कितने मार्क्स आएंगे, मैंने बोला हाँ ठीक है मेरे फुल ऑन फुल है। और वो वाकई में उस पेपर में फुल ऑन फुल मार्क्स थे। तो वो चीजें ऐसी थी, मेरे इसलिए फुल ऑन फुल थे क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मैं पढ़ते पढ़ते बच्चों को भी साथ में पढ़ाता था। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ था कि मेरे ही कॉलेज के बच्चे जो सेकंड ईयर में थे और मैं जब फर्स्ट ईयर में था, तो उनको बाद में पता चला कि ये तो फर्स्ट ईयर में और ये हमारा टीचर है। आप समझ रहे हो। मतलब जब मैंने कोचिंग सेंटर खोला था, तो मैं 12th के बाद कोचिंग सेंटर खोला था। और 12th के बाद मैंने वहां पे, अब इनिशियली सर्वाइवल के लिए हर किसी बच्चे को पढ़ा रहा था। तो वहां पर मैंने देखा कि हाँ ठीक है, जब ये कॉलेज का पेपर होता है तो इस समय पे बच्चों को नीड होती है, लास्ट के 2-3 महीने में इनको नीड होती है, और ये पूरे पूरे पेपर का पैसा दे देते हैं। पूरे साल का पैसा 3 महीने में दे देते हैं ये लोग। तो मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ते हैं। तो वहां पर जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, तो वहां पर मैंने देखा कि सेकेंड ईयर की कुछ बुक्स थी। तो 3-4 बच्चों ने अप्रोच करा कि भाई हमें, और फिजिक्स में यूजुअली मतलब ऐसा कोचिंग मिलना मुश्किल हो जाता है। 3-4 बच्चों ने अप्रोच करा ऐसे करके, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा। वहां पे किसको क्या बताना है भाई, मैंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, उनको क्या पता मैं कौन से ईयर में कौन से में नहीं हूँ। तो मैं खुद घर पे पहले 4-5 घंटे पढ़ता था, फिर उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाता। 4-5 घंटे पढ़ता था, फिर उनको पढ़ाता। और यूजुअली आपके मतलब बीएससी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पूरी 11th को डिटेल में पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में पूरी 12th को डिटेल में पढ़ाया जाता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। तो जब पूरी 11th को डिटेल में पढ़ाना था, और इधर मेरा साथ साथ में 11th और 12th के बैचेस भी चल रहे थे, इनके लिए भी पढ़ना था।
उसी हिसाब से फिर सेकेंड ईयर की 12th के लिए मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते मैं सच बता रहा हूँ, एक दिन मैं पढ़ के गया था पेपर में, और वो पूरा, अब जब कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, सब कुछ पढ़ रखा है, बच्चों को पूरा पढ़ा रखा है, तो वहां सब कुछ लिख के आ गया। तो मैं पूरी रात भर नहीं सोया था, फिर भी मैं सब कुछ मुझे याद है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नया कॉन्सेप्ट होता है, नया चीज होता, तो मैं अगर बगैर सोए जाता तो वहां मैं कुछ लिख के नहीं आता। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी भी आप पेपर में जाएंगे तो उस पेपर में जाने से पहले आपको एटलीस्ट 8 घंटे की नींद तो करनी ही करनी। ठीक है। तो उसके बाद आप ये वाली गलतियां नहीं कर पाएंगे कि भाई वीआई ग्राफ को आप आईवी पढ़ लेंगे या आईवी ग्राफ को आप वीआई पढ़ लेंगे। ये सब चीजों को बहुत ध्यान देना है। अभी ऐसा लग रहा है कि सर ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो पता ही होता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइम बॉम्ब लगा हुआ है हमारे बीच में। ऐसा लगता है कि भाई ये कभी भी फटने वाला। तो उसलिए आपको खुद को एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट लीजिए 3 घंटे का, 3 घंटे खुद को बिठाइए वहां पर, पानी की बोतल सामने रखिए, बस दैट्स इट। आपके पास कुछ और नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि 3 घंटे के बीच में ही आपको वॉशरूम भी बहुत जोर का आ रहा होता है, क्योंकि नर्वसनेस इतनी ज्यादा होती है वहां पे, इतना ज्यादा हमारा चेहरा लाल हो चुका होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेम टाइम, अगर 2 बजे मेरा पेपर है तो 2 बजे बैठेंगे और एग्जैक्टली 5 बजे कमरे से बाहर निकलेंगे। नो डिस्टर्बेंस, नथिंग। घर की, कमरे की कुंडी बंद है, मुझे आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, मगर मैं, मेरे को 2 से 5 बजे तक तो वहां बैठना ही और करना ही। वो सेम चीज आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। खैर, ये देखिए एक वी आई और का कर्व है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये T1 है और ये T2 है ना। दो टेम्परेचर के ग्राफ दे रखे हैं इसने मुझे। अब मुझसे पूछता है कि सर यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा या कौन सा रेजिस्टेंस। तो हमने कहा सर देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो स्लोप जो है वो tan θ1 है और इस वाले का tan θ2 है। तो T1 वाले का स्लोप बड़ा है, जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। यदि ये आईवी कर्व होता तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस छोटा हो जाता। सही बोल रहा हूं। तो जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। यानी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं। ये मैं सेमीकंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये मेटल्स की बात कर रहा हूं। ये मैं सेमीकंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है आपको? बहुत सही। तो अगर मैं आपको यहां पर एक ग्राफ की बात करता हूं, एक नॉर्मल सा ग्राफ दिया मैंने यहां पर। अक्सर मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि यार कोई भी एक मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो करंट क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे मुझे, करंट क्या होगा? जीरो होगा, बड़ा वैसी बात है। भाई कोई भी मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू आपने बोला जीरो होगी। मैंने कहा ठीक बात है यार, आप बात तो सही कह रहे हैं, करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर 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 ऐसा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सच है ये। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है टेट्रोड वॉल्व का। आप गौर से देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे, देखिए कि स्लोप मेरा जीरो है। स्लोप मेरा जीरो है, लेकिन किस कर्व का? आईवी कर्व का। इसका मतलब मेरा 1/r जीरो है बेटे। सेकेंड वाले में मेरा 1/r2 जीरो है, तो आर मेरा इनफाइनाइट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए करंट की भी वैल्यू है और वोल्टेज की भी वैल्यू है ना। मेरा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है मगर करंट भी नॉन जीरो है और वी भी नॉन जीरो है। तो यहां पर एक आपके दिमाग से मिथ दूर हो गया कि अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट जीरो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। टेट्रोड वॉल्व एक स्पेशल डिवाइस है, एक स्पेशल इक्विपमेंट है, कुछ भी मान लीजिए, जहां पर आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के बाद भी आपका जो करंट है और पोटेंशियल है वो जीरो नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। और यहां पर देखेंगे तो मेरा स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, तो 1/r1 पॉजिटिव है, तो v अगर बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पर मेरा नेगेटिव स्लोप है, तो 1/r3 मेरा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है ऑन इंक्रीजिंग v करंट इज डिक्रीजिंग। ऑन इंक्रीजिंग v करंट इज डिक्रीजिंग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये ग्राफ से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई होगी, हम किस तरीके से क्या चीज कर रहे हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। सही है ना? अब इसके बाद अगर मैं देखूं आपको तो एक नया टॉपिक आता है, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
यहां पर एन कैप जो लिखा है मैंने, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है? जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही मेरा करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो मैंने कहा जे इज आई बाय ए, या फिर वी बाय आर इंटू ए, या वी बाय रो एल बाय ए इंटू ए, और वी बाय एल ई होता है तो ई बाय रो। तो जे को मैं आई बाय ए भी लिख सकता हूं, ई बाय रो भी लिख सकता हूं। वन बाय रो सिग्मा होता है तो मैं इसको सिग्मा ई भी लिख सकता हूं। हाँ कि ना? सिग्मा इज करंट, सॉरी क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। जैसे रेसिस्टिविटी होता है वैसे ही उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेरिएबल है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेरिएबल है। तो भैया पी और क्यू पॉइंट पे करंट तो कांस्टेंट है, मैंने जितना करंट भेजा उतना ही करंट जा रहा है, लेकिन पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्यू पॉइंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा है, और करंट डेंसिटी भी पी पॉइंट पे ज्यादा है क्यू पॉइंट से। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई जो आता है, आई को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, जे अगर आई बाई ए है, सो आई शुड बी जे डॉट ए, आई शुड बी जे डॉट ए, या फिर आई इज इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। या फिर अगर कोई जे और ए का कर्व दिया हो तो आप करंट को निकालने के लिए उसका एरिया निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? यहां तक तो कहानी हमारी पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक सवाल है, ए और जे दे रखा है, मैंने आपको करंट का मैग्नीट्यूड बताना है। नीचे एक और सवाल है जहां पर ग्राफ दे रखा है, यहां से भी आपको करंट का मैग्नीट्यूड बताना है। प्लीज फाइंड दिस आउट, देन विल बी मूविंग अहेड। इसके बाद यहां पर जो मैंने पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
पता नहीं कल फ्लाइट की तेरे हाथ पहुंचे तो बिल्कुल ही भावुक हो गए। हाँ, तो ए मिला है तुम्हें, जे मिला है तुमको, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितनी बड़ी बात है ना, सॉल्व कर दिया। आई आई को जे डॉट ए करना, सॉरी जे क्या, जे क्या पूछा, तो बस वही करना था, वो कितनी बड़ी बात। ये वाला आई, और ये भी आसानी है, एरिया मतलब वो सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड करवाने की मेरे को नीड लगती थी ना, मैं करवा पाता है। देखो आर बराबर आर नॉट, देखो कितनी खुश हो रही है सर, मेरा आंसर आ गया। आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट है। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मगर किसके लिए? कंडक्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कंडक्टर की बात हो रही है। तो सर देखिए, जहां पर टी नॉट है वो बेस टेम्परेचर है। बच्चा क्या गलती करता है कि उसने टेम्परेचर 25 डिग्री और 35 डिग्री दिया होगा, और हम फॉर्मूले में लगा रहे हैं आर नॉट। भाई आर नॉट इज द बेस टेम्परेचर, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो बेस टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, तभी नीचे 0 लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? और अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। और टी क्या है? कोई जनरल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर। जैसे बोल देगा कि भाई एक कंडक्टर वायर है, उसका टेम्परेचर 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है, तो इतने डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस होगा, या इतना रेजिस्टेंस कितनी डिग्री सेल्सियस पे होगा, उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। एक और चीज है, अल्फा यदि पॉजिटिव है, अल्फा का पॉजिटिव के अल्फा क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आर माइनस आर नॉट। देखो आर माइनस आर नॉट अगर आप देख पा रहे हैं, सो आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय क्या है यहां पर, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी इज अल्फा, ठीक है ना। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, तभी तो अल्फा पॉजिटिव आएगा। भाई आर मेरा बड़ा होगा तो मेरा ये ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा। तो यदि अल्फा पॉजिटिव है, जो कि किसके किसके लिए होता है? कंडक्टर्स की केस में होता है, तो आप कह देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। यदि अल्फा नेगेटिव हो गया तो सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस मेरा घटेगा, अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा? घटेगा। अल्फा यदि 0 है तो एलॉय वाला केस होता है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, आर इज इक्वल्स टू नो इफेक्ट। मतलब टेम्परेचर पे कोई, रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ।
ये सारी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में राइट डाउन करनी है, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं। देखिए मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने बोला रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उसके लिए एक ऐसा ग्राफ बनेगा जहां पर स्लोप होता है आर नॉट इंटू अल्फा, जिसका स्लोप क्या होता है आर नॉट इंटू अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है, जहां पर आप कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर की केस में ये कहानी उल्टी हो जा रही है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर एक छोटा सा सवाल है, और इस सवाल को आप ट्राई करिए। कह रहा है कि T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। जरा ध्यान लगाइए, जरा दिमाग लगाइए, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं, कितना आपसे बन पा रहा है, फिर आपसे आगे चलेंगे। प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हुआ, क्या आंसर है? हैं? कॉट टू थीटा कैसे? हाँ। 90 माइनस 2 थीटा। हाँ, तो बीच वाले से क्या लेना देना हमारा? स्लोप तो एक्स के साथ उस ग्राफ का होगा ना। दो ग्राफ्स के बीच में स्लोप कैसे निकाल दिया तुमने, समझ में तो ये नहीं आया। भाई आप ये कह रहे हो कि सर ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया, सर tan 90 माइनस 2 थीटा, सर tan 2 थीटा। ये कहाँ से आ गया कि भाई दो लाइनें जा रही है और उसके बीच का एंगल स्लोप? ये किसने कह दिया भाई? है? tan आ रहा है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है आप। अच्छा tan थीटा, ओके tan थीटा इज दी ऑप्शन, ठीक है हो सकता है। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। ये थीटा है तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। भाई सही बोल रहा हूँ? सॉरी, T1 है ना। भाई T1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा के होगा। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। R1 कहां से निकलेगा? tan थीटा से निकलेगा। ये T2 है। यदि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? है ना। तो इसका मतलब T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan 90 माइनस थीटा। इसका मतलब T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा। सही बोल रहा हूं?
आपसे क्या पूछ रहा है वो, T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। बेटे सही बोल रहा हूं? इसका मतलब T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। इसका मतलब T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो ये आपका ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है T2 माइनस T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, ये होता है cos 2 थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा। तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, सो T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। कुछ भी नहीं सोचना होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपको इसको सॉल्व करना इस तरीके से रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कहानी भाई? हाँ है ना? पक्का? आगे चले भाई, आगे चले, चल यस सर। सकते हैं सर, बिल्कुल। तो आगे चलने के लिए हमें यह करना पड़ेगा बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल कंडक्टर। सुना होगा ना वो आपका, ये क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल वायर है, इसका लेंथ इतना है, इतना ऐसे करके, है ना। तो इसके अंदर आपने बोल तो दिया आर बराबर रो एल बाय ए होता है ना। आपने बोल तो दिया आर बराबर रो एल बाय ए होता है। बहुत बेसिक सवाल ये है आप लोगों का, कि अगर मैं कह रहा हूं कि नया लेंथ जो है वो डबल हो गया, और नया जो एरिया है पता नहीं है अभी, कह रहा है एक वायर है, एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी लेंथ को मैंने स्ट्रेच कर दिया, और उसके लेंथ को मैंने जो स्ट्रेच करा वो डबल कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा? करने की कोशिश करिए। 2R हो जाएगा। मैं कह रहा हूं लिखो, अ सिलेंड्रिकल वायर, मतलब लिखो नहीं ऐसे सिर्फ नॉर्मल लिखो, अ सिलेंड्रिकल वायर इज stretched such that its length become 2 times its original length, find new resistance। इसका लेंथ जो है वो 2 गुना बन गया, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स बन जाएगा, आपके अकॉर्डिंग 4 टाइम्स बन जाना चाहिए, राइट। आपके अकॉर्डिंग कितना बन जाना चाहिए? 4 टाइम्स बन जाना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं सर आर डैश इज रो एल डैश बाई ए डैश। जब ऐसा होता है तो वॉल्यूम का इक्वेशन बराबर होता है, मतलब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। सो ए एल बराबर ए डैश एल डैश। सो ए एल इज इक्वल्स टू ए डैश, पता नहीं, मगर एल डैश इज 2L, एल से एल कटा, ए डैश इज ए बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई विल से आर डैश इज लाइक रो इंटू ए, रो इंटू 2L, रो इंटू 2L बाई ए डैश इज लाइक ए बाई 2। 2 से ये जाएगा, सो आर डैश इज 4R। सो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा, है ना। ऐसा कर ही लेंगे आप लोग। अब यहीं पे सवाल अगर वो पूछता कि इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो तो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। जब तक मटेरियल सेम है उसका रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। रेजिस्टिविटी तभी बदलेगा जब हम मटेरियल को बदलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को? पक्की बात है? आई होप दिस इज डन विद यू, है ना। तो एक छोटा सा सवाल है, ये थोड़ा सा आपको पहले सोचना है कि सर
जो नया लेंथ है बेटे एल डैश इज सच दैट इट इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। आप समझ रहे सवाल क्या है? ये सवाल ये है कि इफ a conducting wire is stretched such that its length increases by 10%, find the new resistance of a wire. Find the new resistance of a wire बेटे। सर। हाँ जी। सर आप थोड़ा सा स्क्रीन के आगे रह सकते हैं, बार बार ब्लर हो रही है। बार बार ब्लर और स्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं है बेटे। मैंने कहा आर डैश इज सच दैट इट इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड एल डैश इज सच दैट इट इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड एल डैश, फाइंड आर डैश। ओके। 1.21 टाइम्स आया है। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ। कितना परसेंट, मतलब नया जो आर डैश आया है वो कितना परसेंट चेंज हुआ? परसेंटेज चेंज इन आर। मतलब जो नया रेजिस्टेंस बना वो कितने परसेंट चेंज हुआ पुराने आर के कंपैरिजन में? 21%। तो आप इसको एज अ होमवर्क मान लेना, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को अभी ओवर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है आपके साथ फिजिक्स की? पता नहीं, मतलब स्केड्यूल तो लिखा होगा ना बाहर। रुको देखता हूँ, एक मिनट नोट कर। बाहर ही तो लगा हुआ था मगर शायद अभी नहीं लगा हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली या तो शायद कल, मतलब या तो शायद आज कौन सा 31 है ना, तो ये या तो परसों है मेरे हिसाब से, शायद सेकंड को है। तो सेकंड वाली क्लास 3 घंटे के बजाय मैं 4 घंटे रखवा दूंगा। राइट, आई विल फिनिश दी चैप्टर। और अभी क्या रह जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर चीजें बहुत रहती है अभी। अभी तो हमने एक बेसिक हिस्सा शुरुआत का खत्म किया है।
क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस का आपका पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ने किरचॉफ पढ़नी है, और आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट पूरा, हीट पावर, ये सब पार्ट पूरा बचा हुआ। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे के आसपास हमारी क्लास खींच रही होगी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, उसी हिसाब से आना क्लास में। कम से कम 4 से 5 घंटे की क्लास तो लगेगी, है ना। तो अभी क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, जय हिंद।